के संग इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में बीते 2 हफ्तों से आप सुन रहे हैं लेखिका और अनुवादक मीता दास से बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। बातचीत कर रही हैं मंदाकिनी जोशी। नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी बांग्ला और हिंदी लेखिका मीता दास को। मीता जी की हिंदी और बांग्ला में कई किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा हिंदी और बांग्ला के अनेकों पत्र पत्रिकाओं में अनुवाद छपे हैं। मीता जी, विविध भारती के इस स्टूडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। अब आपसे जानना चाहते हैं कि आप सविता सिंह से काफी प्रभावित रही हैं और उनकी हिंदी काव्य संकलन है उनका खोई हुई चीजों का शोक, तो इसका आपने बांग्ला अनुवाद किया है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, उन्होंने खुद ने मुझे ये दी थी कि आप इसको अनुवादित करें बांग्ला में। उनकी बहुत सारी कविताएं मैंने की थी, जो मैंने बोला ना मैं चुन के करती हूँ पत्रिकाओं के लिए, तो उनको लगा कि इस काव्य संकलन का मीता जी अनुवाद करें, तो उन्होंने मुझसे पूछा था करोगी क्या। मैंने कहा बिल्कुल करूंगी। और तभी कुछ साल पहले ही उनके पति एक्सपायर हुए थे, तो उन्हीं पर केंद्रित कर ये सारी कविताएं, खोई हुई चीजों का शोक जो उनका वो है, वो उन्हीं को पूरी कविताएं समर्पित हैं। तो एक अंदर की जो पीड़ा है वो पूरी पीड़ा उसमें थी। और जिस तरह मैंने कहा शुरू से कि पीड़ा आपको झकझोरती है कहीं ना कहीं कि आप उस रचना को अनुदित तो छोड़िए आप पढ़ें, तो जब पढ़ के ही अच्छी लगती हैं तब आपको कहीं अंदर चुभती हैं या अंदर कहीं आपको उद्वेलित करती हैं कि आप इसका अनुवाद करें या किसी दूसरे को पढ़ाएं। अगर आपको दूसरे को पढ़ाना है या बांग्ला भाषा में जाना है तो आपको अनुवाद करना ही पड़ेगा। तो मैंने सारी कविताएं की उनकी, और सब कविताएं इतनी गूढ़ थीं, मतलब इतनी उलझी हुई थीं, मतलब अर्थ जो है उसको निकालना। बांग्ला भाषा बहुत गरिष्ठ भाषा है, जैसे मैंने कहा जी। ये मुझे, मैं कहूँगी अच्छे लोगों का साथ भी मुझे मिला, जिससे मैं आज एक अनुवादक भी बनी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी का आशीर्वाद, किसी का साथ मिला है। जी बिल्कुल। मीता जी, तो आपने कहा कि आप एक अनुवादक के रूप में ज्यादा सफल पाती हैं खुद को, तो अनुवाद में आने वाली कठिनाइयां क्या क्या लगी? क्योंकि अनुवाद करना इतना आसान भी नहीं होता है। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में जब हम अनुवादित करते हैं तो एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है ये। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि संस्कृतियों का कहें, संदर्भों का कहें या लहजे का, एक शैली का, इसका भी आदान प्रदान है, बदलाव है। तो जब मामला 2 अलग अलग संस्कृतियों का हो तो ऐसे में अनुवाद करना क्या ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? और एक अनुवादक को उस वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? अनुवादक के लिए तब ज्यादा मुश्किल होती जब वो दोनों संस्कृति को ना जानता हो, दोनों भाषाओं को ना जानता हो, जो किताबें ली हैं, जो उसमें जो कंटेंट है उसके बारे में भी आप परिचित ना हो। क्योंकि कई बार होता है कि हाँ अनुवाद करना है तो कर ले, उनको लगता है कि शब्द का हम गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको सच्चा होना जरूरी है। अगर अनुवादक बनना है, आप सच्चाई के साथ पेश आइए कि आपको दोनों भाषाएं उतनी ही अच्छी तरह से आती हैं और दोनों संस्कृति से आप उतनी ही वाकिफ हैं। और शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ और बांग्ला साहित्य मैंने बचपन से पढ़ा है। हाँ, बांग्ला में पढ़ाई मेरी नहीं हुई, लेकिन मैंने साहित्य पढ़ा है, ये अलग बात है। तो ये मेरी कोशिश थी, इसलिए मैं कर पाई। और हिंदी में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, हिंदी संस्कृति से भी वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जीवन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही बीता है जी। तो मैं पूरे हिंदी बेल्ट से, हिंदी के कहानीकारों से और हिंदी साहित्य से और सब चीज़ों से मैं उतनी ही वाकिफ़ हूँ। तो इसलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई।
हाँ, जब देशज भाषा शब्द आ जाते हैं, हाँ, तब मैं अटक जाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मुझे एक बहुत अच्छे कवि हैं, उसमें बहुत उन्होंने देशज शब्दों का उपयोग किया है, अनूप आशीष जी। अनूप आशीष जी ने। जी, जी। उनकी 1.5 साल हो गए, उनका काव्य संकलन मेरे पास है। लेकिन मैं वो बार-बार जाके वो देशज शब्द पे अटक जाती हैं। पेशेंस है उनका कि वो इतने दिन से वेट कर रहे हैं। पर मुझे लगता है मैं कुछ तो नाइंसाफ़ी ना करूं, क्योंकि उसके जो कविता का भाव आ रहा है उसके अनुसार मैं शब्द रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि जब उन्होंने देशज शब्द का उपयोग किया, मैं वहां पे ये काम क्यों करूं? क्योंकि हर जगह एक अपनी कहावत, अपनी लोकोक्तियां, अपने मुहावरे होते हैं। नहीं, मुहावरा नहीं है यहाँ पे। हाँ। यहाँ देशज शब्द यूज किया है। हाँ। कुछ जो उस अंचल में ही बोली जाती है। मैंने वहां पे भी कई लोगों से पूछा तो नहीं बता पाए, तो उसको मैं नहीं लिख सकती ना, उसको कैसे लिखूं? तो उसको मेरे को शब्द चाहिए, तो इसलिए वो पड़ा है, वो करूंगी। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी खोज जारी है कि किसके पास ये शब्द है, तो उसको वहां मैं फिट करूं। तो ऐसा अभी दिल्ली गई थी मैं, साहित्य अकादमी के काव्य पाठ था, तो मैं सुमति लाल सक्सेना जी से मिली। वो भी बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, उनकी भी कई कहानियां मैंने की हैं और अभी उपन्यास कर रही हूं मैं उनका, वो लोग। तो उन्होंने एक ही बात उसमें कही, मीता इसमें तो बहुत सारी अवधि हैं बोलचाल में। मैंने कहा बहुत सारी चीजें तो अवधि की मुझे समझ में आती, जहां नहीं मिलेगा दीदी मैं आपसे पूछूंगी फोन करके। बोले ठीक है, देखिए उस गड़बड़ नहीं हो। मैंने कहा गड़बड़ नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी। तो ये चीजें अपने आप में भी बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए, कॉन्शियस अलाउ नहीं करती है। हाँ, जब आप उस चीज को सही तरीके से नहीं रख सकते हैं। जी जी। जैसे बंगाली में होता है, जैसे अपन शादी वादी में शंख ध्वनि करते हैं ना, तो उसके बाद उलू ध्वनि करते हैं वो करके, तो उसका कोई शब्द नहीं है। उसमें भी किसी ने मेरे से तर्क किया था, जब आपको शब्द नहीं मिलता था आप क्या करते? मैंने कहा एक नया शब्द गढ़ती हूँ जो लोगों को समझ में आए। उसको वो हटा नहीं सकते। जैसे उल्लू ध्वनि का कोई शब्द जो है हिंदी में नहीं है, कोई सूचक शब्द भी नहीं। किससे मैं उसको रिलेट करूं, क्या लिखूं वहां पे? मैंने लिखा वहां शुभ ध्वनि। जब शुभ काम होता है तभी वो ध्वनि निकलती है, शंख ध्वनि के बाद। शादियों में बजता है ना बंगाली में। जी। मैंने कहा तो आप बताओ इसको रिजेक्ट कर सकते हो क्या? तो अगर मैंने एक शब्द दिया हिंदी में, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो जाके वो डिक्शनरी में जुड़ेगा ना। तो शब्द दो, लेकिन सही शब्द उठा के दो। शब्द भी ऐसे होने चाहिए जो जैसे सही लगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अनुवाद करने ये थोड़ा बहुत आता है, दिक्कतें आती हैं। तो लेकिन आप 10 के से पूछिए आपको क्या ठीक लग रहा है, तो वो सामने वाला बताएगा नहीं ये शब्द ठीक लग रहा है, तो उसको उस तरह बिल्कुल 10 लोग आप पूछेंगे तो कोई ना कोई बोलेगा नहीं ये नहीं जम रहा, ये नहीं जम रहा है। तो थोड़ा बहुत तो मेहनत तो होती है, मेहनत का काम होता है, बिल्कुल एक चैलेंज मिलता है। लेकिन हाँ, मेरे लिए सुविधाजनक इसलिए था कि मैं दोनों भाषा, दोनों कल्चर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि बहुत गहराई से जानकर ही उस भाषा को उसमें ट्रांसफर किया जा सकता है। और आपका जो एक काव्य संकलन आया है देशद्रोह की हांडी, ये किस तरह का है? हिंदी में आपने लिखा है इसे, और हिंदी और बांग्ला में आप दोनों में लिखती हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपसे ये जानूं कि आप किसमें सहजता महसूस करती हैं। वैसे तो आपने कहा कि आपने बांग्ला साहित्य भी पूरा पी डाला है, एक तरह से कह सकते हैं, घोट कर पी लिया है। और हिंदी में तो आप लिखती ही हैं, लेकिन ये किस तरह का आपका संकलन है? और ये हिंदी में लिखने की आपने ये पूरा विद्रोही कविताएं हैं मेरी। अच्छा जी। और जितना आक्रोश है, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे सत्ता के प्रति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे भी कुछ असहज चीज जो सहनीय ना हो, चाहे बस्तर के लोगों की बात करें, कहीं की भी बात करूं मैं। अच्छा। जब भी, और मैं हमेशा कविता नहीं लिख सकती, क्योंकि मैंने बोला ना मैं प्रेम कविता नहीं लिखती, मैं सहज कविताएं नहीं लिखती। जहां मुझे अंदर से पीड़ा लगता है कि कुछ लिख डालो, जहां आप आंदोलित होती हैं वहीं लिखती हूँ मैं, चाहे वो बांग्ला में चाहे हिंदी में। तो ये देशद्रोही की हांडी जो है ये उसी की उपज है। और ये मेरी, कहा जाए तो पूरे इतने सालों में ये मेरी पहली निकली है, और मैंने खुद ने उसमें से चुन के कविताओं को रखा है, जबकि ढेर सारी कविताएं हैं। पर मुझे लगता है ये तो कोई भी लिख सकता है। ये मेरे मन में हमेशा आता है कि मैं लिखती हूँ और छोड़ देती हूँ, और मेरे को लगता है कि
कोई भी लिख देगा, ये नहीं लिखती। तो ना मैं कहीं सुनाती हूँ। हाँ, लेकिन आकलन खुद करना एक बहुत बड़ी बिल्कुल बात है। और मतलब कोई किसी ने भी अगर उस सब्जेक्ट में कुछ भी लिखा है, मुझसे बेहतर लिखा है, तो मुझे लगता है ये बेकार है। तो वही ना कि एक अगर लेखक या कवि आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो शायद जाता मेरे है। में आत्ममुग्धता बहुत कम है, शुरू से रहा जी। कि नहीं हुई मुग्ध, क्योंकि होती तो शायद मैं बहुत पहले ही सब काम छोड़ के इसी में लग गई होती। जी, ये बहुत अच्छी बात है ना। मुझे लगा मैं पहले अपने बच्चों की परवरिश कर लूं, मैं अपनी गृहस्थी देख लूं। जो समय रहते, जो जिम्मेदारियां हमें दी गई उनको निभाते हुए हम आगे बढ़ते अभी भी चले। पोते को संभालती हुए मैं सारे काम अपने आप करती हूँ। जब वो सो जाता तब बैठ के रात को लिखती हूँ। यही एक इंसानी धर्म भी है कि हम सभी चीजों को निभाते हुए आगे बढ़े। आपने हिंदी और बांग्ला के अनेकों पत्र पत्रिकाओं में अनुवाद तो लिखे ही हैं, छपे भी हैं, और यहाँ तक कि चीन और बांग्लादेश की पत्रिकाओं में भी आपने अभी जिक्र भी किया था बांग्लादेश का, कि वहाँ की पत्रिकाओं में भी हिंदी से बांग्ला में आपने अनुवाद किए हैं। ये क्या अनुभव है आपका, किस तरह का अनुभव है और क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? बहुत ज्यादा डिमांड है वहाँ पे, बल्कि मैं अनुवाद के बोझ से दबी पड़ी हूँ जी। मतलब सपने में भी मुझे अनुवाद दिखाई देता कि इसका काम कम मतलब हुआ नहीं है, किसका रह गया है, बल्कि मैं अपनी कविताएं भेजना भूल जाती हूँ, इतना ज्यादा हो जाता है। तो मीता जी, आज आपसे साहित्य, कविताओं, कहानियों और अनुवाद पर एक विस्तृत बातचीत हमने की है, और ये बातचीत सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा, और हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इससे बहुत आनंदित होंगे और काफी उन्हें एक ज्ञान का अनुभव होगा कि किस तरह से एक महिला अनुवाद की दुनिया में आई है और किस तरह से वो अनुवाद कर रही हैं। तो आपने आज इतनी व्यस्तताओं के बीच आकर हमें अपना अमूल्य वक्त दिया। इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत आभार। मैं भी आपका मंदाकिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे याद किया, आपने मुझे एक अनुवादक का दर्जा दिया। और मतलब आकाशवाणी रायपुर से तो मैं बहुत बार आई हूँ, भोपाल आकाशवाणी से, दूरदर्शन से भी, लेकिन मुंबई के लिए मेरा पहला कार्यक्रम है जी। और मैं बहुत आनंदित हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने शायद विविध भारती को ऐसा नहीं होगा कि किसी कहीं बाहर हूं तो बात अलग है, नहीं सुना हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कान में वो लगा के मैं बचपन में सुना करती थी, तो मम्मी से मार भी खाए हैं। जी। तो आप आज विविध भारती के स्टूडियो में आई, आपने अपनी बातचीत हमसे साझा की, आपका बहुत बहुत आभार। आप सबका भी मेरे को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी हिंदी और बांग्ला की जानी मानी लेखिका और अनुवादक मीता दास। और आज की ये बातचीत अब हम यहीं खत्म करते हैं। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। ये था लेखिका और अनुवादक मीता दास से बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। ये बातचीत की मंदाकिनी जोशी ने, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।